नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और इस पुस्तक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये पूरे 1000 पन्नों की पुस्तक है और इसका नाम है स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, शायद ये आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास से जो है ऐसा कोई कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं आते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है और हमेशा जो है पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके पास ये चुनौती बनी रहती है कि इसका नोट्स कैसे तैयार किया जाए, शॉर्ट नोट्स जो कि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो पूरा का पूरा मैंने 30 क्लासेस में मैंने ख़त्म करने का प्रयास किया है। और आज जो है 36 नंबर, टोटल 38 चैप्टर हैं, इसमें 38 अध्याय हैं। 38वां अध्याय काफ़ी लंबा है, 200 पेज का, लगभग 150 पेज का। तो ये आज 36वां चैप्टर है। 36 और 37 दोनों ही छोटे चैप्टर हैं। तो आज हम 36वें चैप्टर को जो है समाप्त करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं करेंगे, हम लोग कर लेंगे, करके दिखा देंगे। तो ये देखिए 36वां चैप्टर कौन सा है, आपको दिखा दूँ मैं। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं और नोट्स बनाए हैं, सारे के सारे उपलब्ध हैं मेरे ही चैनल पे। प्लेलिस्ट में अलग से स्पेक्ट्रम का बना हुआ है। नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैंने इसका लिंक डाल दिया है। तो ये सारा किताब लगभग जितना आप देख रहे हैं ये सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग जो हैं ये चैप्टर जो है आज पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास, चैप्टर नंबर 36। और कितने आसानी से पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड के बारे में जानिए आप। विदेश नीति, क्यों आवश्यकता होती है विदेश नीति की? राष्ट्रवादी तो समझ गया, राष्ट्र के पक्ष में है। लेकिन विदेश नीति की आवश्यकता प्रत्येक देश को होती है। थोड़ा जो है उत्तर कोरिया को छोड़ दीजिए, उसकी अपनी कोई विदेश नीति है ही नहीं। लेकिन सभी देशों को, जितने भी देश जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ लोग मत देकर अपनी सरकार चुनते हैं, वहाँ पे विदेश नीति की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे भारत में विदेश नीति का विकास हुआ, कहाँ से प्रेरणा मिली, और फिर विकास होने के बाद कौन कौन से ऐसे बड़े स्तंभ हैं जिनको आधार बनाया गया भारतीय विदेश नीति का। तो हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो 37वां चैप्टर है, देखिए मैंने मोड़ के रखा है, ये है प्रथम आम चुनाव, प्रवृत्तियाँ तथा चुनौती। क्या क्या परेशानी आई थी चुनाव में, पहली बार करवाया गया था तो उसके बारे में है। और उसके ये भी छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद नेहरू के नेतृत्व में भारत, ये 27 पेज है, देखिए मैंने लिखा है। ये 38वां नंबर 27 पेज है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो 39वां अध्याय है, नेहरू के बाद का भारत, वो जो हमें पढ़ना है, वहाँ से लेके यहाँ तक हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो लगभग 130 पेज में है। तो ये 38 और 39 चैप्टर मिला के लगभग 150 पेज में हमें पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा जो है पतला सा ये बचा हुआ है, ये भाग हमारा, इसको हम लोग जल्द ही ख़त्म करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास कैसे हुआ भारत में। किताब बंद कर देता हूँ, नोट्स ही काफ़ी है। और मैं नोट्स आपको केवल 3 पेज में है। पेज नंबर देखिए, मैंने विषय सूची बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विषय सूची है। विषय सूची में देखिए भारतीय विदेश नीति का विकास, पेज नंबर 278 से 280 में है। तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। सामाजिक सुधार आंदोलन हो, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हो, या ब्रिटिश समय की भारत की स्थिति के बारे में हो, ब्रिटिश विजय जिसमें कि आपका बक्सर का युद्ध आता है, बंगाल विजय आता है, प्लासी का युद्ध आता है, जितनी भी चीज़ें हैं, सीमावर्ती देशों से संबंध, आप एक बार स्पेक्ट्रम ठीक से पढ़ लीजिएगा ना, तो इतिहास का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देर के, मैं तो हर एक वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ, और बिना देर के हुए मैं आता हूँ अपने चैप्टर पे। चलिए, राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास कैसे हुआ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या हुआ, स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई उस समय ऑलरेडी, मतलब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही जो है विदेशी नीति पे कोई कार्य हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से ही कार्य चला आ रहा था। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ऑलरेडी पहले से ही 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठन
तथा 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था भारत। यानी 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भारत का संबंध ऑलरेडी था और 600 अलग अलग छोटी बड़ी संधियों पर वो भारत ने हस्ताक्षर किए हुए थे। भले ही भारत की तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया हो या फिर कंपनी ने किया हो, कंपनी तो ख़त्म हो चुकी थी उस समय तक, आज़ादी तक उसका साम्राज्य नहीं था। भले ही हो सकता हो कि क्राउन ने किया हो, ब्रिटिश गद्दी ने किया हो। तो ये आज भारत के आज़ाद होने तक 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 600 संधियों पर हस्ताक्षर ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें कुछ छोटे छोटे हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध समय वर्षा की संधि हुई थी। 1920 में भारत राष्ट्रसंघ के तहत हस्ताक्षरित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के साथ कुछ संधियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संस्थापक सदस्य भी भारत रह चुका है। उसके बाद भारतीय जो थे उच्चायुक्त लंदन में थे। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त को रखा गया था। समटाइम्स वो कभी कभी भारतीय होते थे, कभी कभी ब्रिटिश होते थे। राजनयिक पद जो थे, कुछ जो है हमारे एम्बेसडर जो भारत के बाहर रह के कार्य करते थे, विदेश और भारत के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, एक बातचीत का माध्यम बनने के लिए, उन राजनयिक पदों पर कुछ भारतीय भी थे। तो विदेशी नीति का जो संबंध जो है वो पहले भी था, लेकिन स्वतंत्र भारत का जो विदेश नीति था वो नहीं था। क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारत की विदेश नीति की आधारभूत रेखा 1947 से पहले निर्मित की जा चुकी थी। तो ये कुछ छोटे बड़े उदाहरण मैंने दे के बताया कि कैसे जो है भारत जो है आज़ादी से पहले विदेशी नीति की ओर क्या था, अग्रसर था। देखते हैं विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया कैसे जो है धीरे धीरे सने सने विकास हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और एक ही दिन में जो है सब कुछ जो है बन के तैयार हो गया, एक निश्चित समय रेखा में बन के तैयार हो गया। जी नहीं, इसका अपना एक इतिहास है जो हमें जानना है। कभी कभी विदेशी नीति से प्रश्न आ जाते हैं, हमें याद नहीं रखना है, मैं हमेशा कहता हूँ, बस समझिए आप लोग। तो देखिए 1880 से प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1918 तक समाप्त हो गया था। तो 1880 से 1914 तक मानिए साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाएं उभर के सामने आई। साम्राज्यवाद से मतलब क्या समझते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है समाजवाद, एक होता है समाजवाद, एक होता है साम्राज्यवाद। समाजवाद मतलब समाज की मर्जी से, मतलब सबके जो है मिली जुले जो है सलाह से, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। और साम्राज्य मतलब होता है एक आदमी का साम्राज्य, कोई एक राजा हो उसी की बात माना जाए, राजतंत्र टाइप का। जैसे ब्रिटिश थे, एक ही क्राउन का ऑर्डर चलता था, तो ये साम्राज्यवाद हो गया। तो साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है लोगों की भावनाएं उभर रही थी और इसमें एशिया को समर्थन मिल रहा था। ये प्रक्रिया है कैसे जो है विदेश नीति जो है निकलकर सामने आई। देखिए कहाँ कहाँ विरोध हो रहा था और कहाँ कहाँ समर्थन मिल रहा था। पहला पॉइंट है, अंग्रेजों के कुछ अभियान थे जिनका भारतीयों द्वारा कड़ा विरोध हो रहा था। और ये सारे अभियान तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं ऐसे अभियान की बात कर रहा हूँ जो विदेश नीति से संबंधित था, है ना, जो विदेश नीति संबंधित था। मतलब कर वो रहे थे अंग्रेज विदेश में, लेकिन विरोध हो रहा था भारत में। जैसे टर्की वाला मान लीजिए, खलीफा वाला, खिलाफत आंदोलन, तो खलीफा का वहाँ अपमान हुआ था इसलिए यहाँ हो रहा था। इसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? ताकि हिंदू मुस्लिम जो है दोनों को एक जगह देख सके, एक स्थान पे देख सके, हिंदू मुस्लिम को एक देख सके। देखिए पहला द्वितीय अफगान युद्ध, अफगानिस्तान से भारत के पहले से ही अच्छे संबंध थे, ठीक ठाक संबंध थे। महाराजा रणजीत सिंह के समय से ही काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके बाद जब उनकी मृत्यु के बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये संबंध बिगाड़ दिए, युद्ध करने लगे अफगानियों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को कब्जे में ले लिया। तो ये जो नीति थी ये भारतीयों को समझ में नहीं आई, उन्होंने विरोध किया। 1882 में मिस्र के आंदोलन को कुचलने का प्रयास। अब भारत जो था वो मिस्र में जो है एक आंदोलन चल रहा था, अपने हक की लड़ाई चल रही थी और उसको जो है ये जो है कुचलने का प्रयास किया। इसका प्रबल विरोध हुआ था भारत में। 1885 में बर्मा का कंपनी में विलय हो गया। बर्मा से भी संबंध खराब नहीं थे भारत के, जो अंग्रेजों ने खराब कर दिया, इसका भी विरोध हुआ। समझ रहे हैं? मतलब ये त्रुटि है, कुछ विदेशी नीति में अंग्रेजों द्वारा कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां की गई, जिनकी वजह से भारतीयों को लगा कि हमारी एक अपनी विदेश नीति होनी चाहिए।
1890 में रूसी ताकत का प्रतिरोध किया इन्होंने, जो कि रूस पहले से ही भारत का जो है दोस्त रहा है। राष्ट्रवादियों से केवल शांति नीति की अपेक्षा की जाने लगी। जो राष्ट्रवादी थे भारत में, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनके लिए जो है, उनके लिए हर ऐसे कानून बनाए जा रहे थे, नियम बनाए जा रहे थे जो हिंसा में काम ना आए, जिससे हिंसा ना हो, उनके खिलाफ कोई कदम ना उठाए, सिर्फ शांति से बातचीत करते रहे गांधी जी की तरह। तो ये कुछ नीतियाँ थी, ये 1880 से 1914 के मध्य। थोड़ा सा और देखते हैं, इनको सब कुछ सब समझ में आने वाला है। इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे जो है आधारशिला रखी जा रही है। अब देखिए, इस तरह से जो है 1880 और 1914 के दौरान कुछ विचारधारा का विकास हुआ। हमने कुछ घटनाएं देखी। अब उन घटनाओं के बाद जब भी कोई घटना होती है ना, विरोध होता है, तो कुछ रिजल्ट निकल के सामने आता है, तो कुछ विचारधारा निकल के सामने आई। क्या निकल के सामने आई? कुछ ऐसा जो है तथ्य निकल के सामने आए जिनको भारतीयों ने समझा। पहला तथ्य क्या था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे राष्ट्रों में बहुत घनिष्ठता है। मतलब उपनिवेशी मतलब होता है, उपनिवेश मतलब अलग से आए हुए लोग, बाहर के लोग जो निवेश करके हमारे देश में आ गए हैं और अधिकार कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो ये उपनिवेशी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे जितने राष्ट्र थे, जहाँ जहाँ उपनिवेशी शासन का विरोध हो रहा था, सब में एकजुटता। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है, जिसमें रूस था, आयरलैंड था, टर्की था, सूडान था, इथोपिया था, बर्मा था, अफगानिस्तान था। तो इन सब में बड़ा घनिष्ठता थी। तो इनको लगा कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही शासन है, उपनिवेशी शासन, जिनका हम विरोध करेंगे तो इन सब से हमें सपोर्ट मिलेगा। एशिया को सब जगह से समर्थन मिल रहा था। जापान के औद्योगिक विकास से प्रेरणा मिली। जापान जो है लगभग मुक्त हो चुका था और जापान में औद्योगिक विकास जारी था, तो उससे भी हमें प्रेरणा मिली थी कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हो। जापान द्वारा जारशाही रूस की पराजय, रूस उस समय काफ़ी ताकतवर था, फिर भी जापान ने रूस का विरोध किया और रूस का जो उपनिवेशी शासन जापान पर था उसको उखाड़ के फेंक दिया, रूस को हरा दिया। इससे लगा भारतीयों को कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ब्रिटेन को, जब जापान रूस को हरा सकता है तो हम भी ब्रिटेन को हरा सकते हैं। कांग्रेस द्वारा बर्मा की स्वतंत्रता का समर्थन हुआ, तो उस समय कांग्रेस बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही जो है लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। तो कांग्रेस जब कुछ चीज़ काम करती थी तो लोग उसमें खुलेआम समर्थन करते थे, आंख मूंद के। तो कांग्रेस ने बर्मा की स्वतंत्रता का समर्थन किया, इससे प्रेरणा मिली। प्रथम विश्व युद्ध में लोकतंत्र की चाह में ब्रिटिश का समर्थन किया, लेकिन बाद में विरोध किया। देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय दल भी गए थे गांधी जी के कहने पर, जिससे गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी लोग कहने लगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी को भी लगा था और भारत के लोगों को भी लगा था कि बाद में जाके ये अंग्रेज जब इनके मदद करेंगे इस संकट काल में, तो बाद में जाके ये हमारे देश को लोकतांत्रिक देश बना देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जब नहीं हुआ तो सपोर्ट करने के बाद फिर समर्थन वापस में ले लिया गया और विरोध किया जाने लगा। तो कुछ घटनाएं जो हुई उससे फलस्वरूप कुछ परिणाम निकल के सामने आए, लोगों को कुछ प्रेरणाएं मिली, इन विचारधाराओं का विकास हुआ। आगे चलते हैं 1920 से 30 के बीच में क्या हुआ। समाजवादियों के साथ समीकरण स्थापित करना। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं विदेश नीति की, तो विदेश नीति की हम जब बात कर रहे हैं तो विदेशों से हमारे संबंध भी होने चाहिए, विदेश के लोगों से जान पहचान भी होनी चाहिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आम लोग हैं। विदेशों में कुछ ऐसे नेता, समाजवादी नेता, वामपंथी नेता, कुछ बड़े नेता जो अपने देश के लिए लड़े और जीते, देश को आज़ादी दिलाई, देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लोगों से जान पहचान बेहद ज़रूरी था। तो 1920 से 30 के बीच में समाजवादियों के साथ समीकरण स्थापित हुआ। कैसे हुआ, कौन कौन लोग प्रयासरत थे, जरा ये देखते हैं। देखिए कैसे जो है प्लान पूरा बन रहा है। GL नेहरू लिखा है मैंने शॉर्ट में। जवाहरलाल नेहरू ने 1926-27 में यूरोप गए वो, तथा समाजवादी तथा वामपंथी नेताओं से उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया, जिसमें उन काफ़ी दिन विदेश में रहे थे, तो पहले से भी उनका अच्छा खासा जान पहचान था और ऐसे नेता विदेशों में भी बहुत ही लोकप्रिय थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि साम्राज्यवादी कह दूंगा तो ब्रिटिशर्स हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने समाजवादी कांग्रेस के हेग सम्मेलन में भाग लिया। लाला लाजपत राय ने क्या किया, 1914 से 18 यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की यात्रा की।
गांधी जी के संबंध टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय तथा रोलैंड रोमा से घनिष्ठ थे। ये दोनों ही अपने अपने देश के लिए लड़े थे। 1927 में जवाहरलाल नेहरू पीड़ित राष्ट्रवादी, अब यहाँ पीड़ित मतलब कोई रोग से पीड़ित नहीं है, पीड़ित वो राष्ट्रवादी हैं जिन्हें अपने ही देश में सुरक्षा नहीं मिली, अपने ही देश में अपना अधिकार नहीं मिला। तो वो लोग मिल के सम्मेलन कर रहे थे ब्रुसेल्स में। तो 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वो ब्रुसेल्स सम्मेलन जो था उसमें वो शामिल हुए। यहाँ वे किससे किससे मिले, अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक, श्रीमती सन्यात सेन महान अर्थशास्त्री और देशभक्त राष्ट्रवादी, रोलैंड रोमा ये भी महान अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता नेता थी। इनके साथ उनको भी जो है वहाँ का अध्यक्ष चुना गया, जो भारत के लिए बहुत बड़ी विदेशी उपलब्धि थी। उसके बाद विश्व के विभिन्न भागों में समाजवादी आंदोलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस द्वारा एक विदेश विभाग की स्थापना की गई और 1927 में ही जेएल नेहरू द्वारा रूस की यात्रा की गई तथा समाजवादी राष्ट्र की उपलब्धि से जो है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जब उन्होंने रूस की यात्रा किए तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो हमने ये कुछ चीज़ें जानी, पहले तो थोड़ा सा इतिहास जाना कि कैसे जो है पहले से ही ये मामला चला रहा था, कहाँ से जो है प्रक्रिया शुरू हुई। 1880 से ही जो है प्रक्रिया शुरू हुई जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। उसके बाद प्रथम कैसे जो है आगे चल के इसका विकास हुआ, हमें प्रेरणा मिली, और फिर उसके बाद कैसे जो है हमारे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने, कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने बाहर जाके, देश से बाहर जाके संबंध स्थापित किए। तो ये एक पूरा पैराग्राफ आपको अगर कहे विदेश नीति के ऐतिहासिक पलों को लिखने के लिए तो आराम से आप 300-400-500 शब्द में लिख सकते हैं। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, अभी खत्म नहीं हुआ है। 1936 के पश्चात फांसीवाद विरोधी रवैया शुरू हुआ। फांसीवाद का मतलब समझिए क्या होता है। पहले ये इटली में जो है मुसोलिनी द्वारा आंदोलन चलाया गया था। इटली में मुसोलिनी द्वारा आंदोलन चलाया गया था, उसी में इस शब्द का उपयोग बहुत बार हुआ था। मतलब उपयोग क्या, उसी में ही शब्द का निर्माण हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। फांसीवाद का मतलब होता है समाजवाद के विरुद्ध, उदारता के विरुद्ध, यानी उदार नहीं होना है। तो ये होता है। तो इस फांसीवाद के विरोध में जो है, फांसीवाद का विरोध करना मतलब साम्राज्यवाद का विरोध करना। उस समय हिटलर था और हिटलर जो था वो हिटलर और मुसोलिनी जो थे ये लोग फांसीवादी आंदोलन कर रहे थे। तो फांसीवाद का मतलब होता है समाजवाद का विरोध और साम्राज्यवाद को हवा। तो इसके विरोध में 1936 में भारत में जो है कुछ नीतियाँ उभर के सामने आई। जैसे 1939 में एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैंने शॉर्ट में लिखा है भारा का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन के फांसीवादी समर्थक नीति से खुद को पृथक घोषित कर लिया। भारत ने खुलेआम उस सम्मेलन में कहा कि हम ब्रिटेन का जो ये फांसीवादी समर्थन कर रहा है ब्रिटेन, उसके इस रवैये का, इस नीति का प्रबल विरोध करते हैं और हम उनसे अलग हैं। 1939 में क्या हुआ, राष्ट्रवादियों द्वारा जापान के चीन पर जो आक्रमण किए गए उसकी निंदा की गई। ये लोग आक्रमण के विरुद्ध थे और फिलिस्तीनियों का समर्थन किया गया तथा विभाजन का कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया। यानी फिलिस्तीनी जो थे उनको निकाला जा रहा था, उनको हटाया जा रहा था। तो इसका विरोध जो है कांग्रेस ने किया और कहा कि कम से कम इनको हटाइए नहीं। यहूदी जो थे वहाँ के वो हटा रहे थे फिलिस्तीनियों को, तो यहूदियों का समर्थन था, कांग्रेस दे रही थी, लेकिन ये कह रही थी फिलिस्तीनियों को तो मत हटाओ और विभाजन मत करो देश का। तो ये कुछ फांसीवादी विरोधी रवैया ये अपनाया गया था। थोड़ी सी घटना। अब आते हैं स्वतंत्रता के उपरांत क्या हुआ। ये कहानी हो गई इतिहास की 15 अगस्त 1947 से पहले की। अब आते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता उपरांत जो है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति एक बनाई। अब भारत का जो है समझ में आ गया था सब कुछ। कैसे समझ में आ गया था, ऐतिहासिक पल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने एक स्वतंत्र विदेशी नीति बनाई। नेहरू उसमें सब कुछ कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू का जो विदेशी व्यक्तित्व था वो बहुत अच्छा था। कई देश में घूम चुके थे। शायद ही ऐसा कोई नेता हो जो इतना बाहर रहा हो, इतना घूमा हो और इतनी सारे आंदोलन देखे हो, इतना अनुभव हो। तो उनका एक व्यक्तित्व था ना, वो घरेलू नीति और विदेश नीति दोनों पर उनका प्रभाव पड़ा। तो नेहरू का जो व्यक्तित्व था उस पर भयंकर प्रभाव पड़ा।
विदेश नीति की आधारशिला तथा रूपरेखा राजनीतिक दलों की सहमति तथा आम जनता की सोच पर थी। यानी विदेश नीति कैसा हो, ये दो ही लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे डिसाइड करने में, निर्णय लेने में। एक तो थे राजनीतिक दल, मतलब ऐसा नहीं कि जिस दल की सरकार है कांग्रेस की तो उन्होंने अपने मन से कुछ भी बना दिया, नहीं, उन्हें अन्य दलों का भी समर्थन होना चाहिए और भारत की जनता क्या सोचती है ये भी ध्यान में रखना है। तो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे आधार रखा गया था विदेश नीति का। विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारत की अखंडता को बनाए रखना, यानी भारत तो टूट गया भारत पाकिस्तान में, अब नहीं टूटे, ऐसा विदेश नीति बनाना है। अब कुछ अन्य उद्देश्यों पे भी चर्चा कर लेते हैं, हमें और समझ में आ जाएगा कि हमारे जो है भारत, क्योंकि देखिए विदेश नीति अभी भी चल रही है, तो वर्तमान विदेश नीति पे हमें चर्चा करना होगा, तो वो एक अलग मैटर है। ये विदेश नीति का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कैसे शुरू हुआ? तो अन्य उद्देश्य जो है नीति की स्वतंत्रता बनाए रखना, यानी जो विदेश नीति है ना, इसमें कोई भी नीति बनेगी तो उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना, मारपीट ना हो, युद्ध ना हो, उपनिवेशी या गुलाम जो क्षेत्र हैं जो भारत के अंदर, जैसे कि पुर्तगाल वगैरह था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पौंडीचेरी वगैरह गुलाम था फ्रांस के अंदर, मतलब जो भी हैं उपनिवेशी जो भी है जो भारत में भी हैं, उन क्षेत्रों को मुक्त कराना है। नस्लीय समानता को बढ़ावा देना है, भेदभाव को हटाना है, देश का आर्थिक विकास करना है। ये सब याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। विदेशों में भारतीय मूल के जो व्यक्तित्व हैं उनके हितों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी नीति बना दें जो दूसरे देश में जो भारतीय हैं उनको भगाया जाने लगे, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो ये 3 साधन अपनाया गया। एक तो गुट निरपेक्षता। क्या मतलब होता है गुट निरपेक्षता का? तो गुट मतलब होता है ग्रुप और निरपेक्षता का मतलब होता है नहीं बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि गुट बना लिए 2-3 राष्ट्र का और उसके साथ दूसरे राष्ट्र के खिलाफ चले गए, नहीं, गुट निरपेक्षता का काम नहीं, गुट निरपेक्षता धारण करना है, निरपेक्ष रहना है, जो हमारे लिए अच्छा है, जिससे हमारे संबंध अच्छे हैं उनसे रखना है। विश्व शांति हो और सभी देशों से मैत्री हो, सबसे लगभग कोशिश करना है कि मित्र बना के रहें। तो ये आज भी जो है ये सारे उद्देश्य हैं विदेश नीति के, जिस पे विदेश नीति चल रही है। तो ये छोटा सा चैप्टर देखिए कितनी आसानी से हम लोग, अभी आपको कहा जाए विदेश नीति के ऐतिहासिक पलों को लिखने के लिए, इतिहास को लिखने के लिए, कैसे विदेश नीति जो है का विकास हुआ भारत में, तो उसको आराम से आप लिख सकते हैं एक बार ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो ये हमारा ख़त्म हुआ। और देखिए मैंने अगले चैप्टर के लिए यहाँ पे स्पेस दे के रखा है, प्रथम आम चुनाव, प्रवृत्ति तथा चुनौतियाँ। अगर आपने पीछे के चैप्टर्स अभी नहीं पढ़े, नहीं देखे हैं, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। पूरा जो है लगभग 70-80% बुक ये ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही आसान से आसान तरीके से मैंने इसको छांट के इसमें से लिख के और नोट्स को बनाया है। आप लोग एक बार वीडियो देख के नोट्स बना लीजिएगा तो कंफर्म आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।